एवरीबॉडी कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ चीजें आपके लिए सही चल रही होंगी। वेल हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 276। आगे के कुछ एपिसोड्स जियान की एल्केमी के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जिनका सिलसिला आज से शुरू होगा। पिछले एपिसोड में जियान गया था ऑक्शन हाउस के अंदर काफी इंटरेस्टिंग सीन्स हुए थे। सारी डिटेल्स जानने के लिए आप पिछले एपिसोड को देख सकते हो। वैसे हमने जो कुछ दिनों पहले रिकैप के बारे में पोल किया था उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 87% व्यूअर्स रिकैप में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं लगते। चलो तो फिर हम उसे अवॉइड ही करेंगे। सबसे पहले जो सीन दिखाया गया था वो जियान का था। उस शांत कमरे में बैठा जियान अभी न जाने कितनी चाय पी चुका होता है, क्योंकि उसे इंतजार करते करते घंटा हो गया था। जियान कहता है आखिर इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, क्या वो स्टुअर्ट लुओ उसके साथ कोई अलग ही गेम खेल रहा है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। वो जानता था कि इस सिटी में भले स्टुअर्ट लुओ का चाहे कैसा भी स्टेटस हो, वो जियान जैसे फिगर को इग्नोर नहीं कर सकता है, खासकर जब उसकी इमोर्टल लेवल की सोल को सेंस कर चुका हो। इस समय एक ब्यूटीफुल से देखने वाली मेड जो जियान के खाने पीने का ध्यान रख रही थी, वो टी कप के ऊपर जियान के हाथ के प्रेशर को सेंस करती है। टेंशन को कम करते हुए बोलती है, लॉर्ड आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना होगा। जस्ट नॉट करके बोलता है, तुम लोग थंडर सिटी के नंबर 1 ऑक्शन हाउस कहलाते हो, लेकिन ऐसी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। ये बात ऑब्वियस थी कि कुछ मेडसर हब्स को वेयर हाउस से लाने में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। इतना समय निकलने की वजह से जियान की पेशेंस भी कम होती जा रही थी। वो मेड अपने शरीर को जियान के और भी क्लोज लाते हुए बोलती है, आप जैसे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को नेचुरली स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। आखिरकार आपने जिन आइटम्स को ऑर्डर किया है वो एक्सट्रीमली रेयर है, इसलिए किसी भी तरीके की भूल ना हो, हम ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। इस मेड को पास आते हुए देख जियान हल्का सा खांसता है, जिससे रिलीज होती है एक सोल पावर की वेव जो मेड को दूर पुश कर देती है। उस बंदी के चेहरे पे थोड़ा सा रिग्रेटफुल एक्सप्रेशन था। हम उसे अपने सर को हिलाते हुए देखते हैं, खासकर ऐसी कमजोर कल्टीवेशन की वजह से। अगर वो एक ट्रू पावर हाउस को फॉलो कर पाती है, फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो तब भी उसे अच्छा मानती थी। आखिरकार इन जैसी लड़कियों को अक्सर वो पावरफुल क्लैन के यंग मास्टर्स अपना खिलौना समझ के इस्तेमाल किया करते थे। बदले में ऑक्शन हाउस भी उन क्लैंस को ऑफेंड नहीं कर सकता था। खैर ये विचार उसके दिमाग में चल ही रहे होते तभी उसे कुछ कदमों की आवाजें सुनाई देती है। अब फिर वो था ओल्ड स्टुअर्ट लू का फिगर। वो आकर के बोलता है, आपको इतना इंतजार करवाने के लिए माफी चाहूंगा। जन्ने से देख के तुरंत ही अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। वो एक डिस्प्लेयर से भरी आवाज में बोलता है, हाँ मैनेजर लू, आपको सच में लोगों को इंतजार करवाना आता है। वो स्टुअर्ट लू सबसे पहले मेड की तरफ देख के बोलता है, ऑल राइट, अब तुम जा सकती हो। फिर जब वो मेड चली गई थी, ओल्ड मैन स्टुअर्ट लू के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो हल्का सा बाव करके बोलता है, माय लॉर्ड, इस बार ये हमारी गलती है। तुमने आपके प्रेशियस टाइम को इतना बर्बाद जो किया, और माफी के तौर पे आपको इन दोनों मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के बदले में किसी भी आइटम को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें सीधा 100 मिलियन गोल्ड कॉइन से परचेज कर सकते हो। ये सुन के जियान की आईब्रोज थोड़ी सी ट्विच हो जाती है। वो कहता है, सच में? बस स्वर्ण मुद्राएं। मनी मन में वो कहता है, टिस्क टिस्क, ये लोग सच में माल है। हालांकि 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन उसने सोचा था कि इन दोनों आइटम्स के बदले में उसे भारी भरकम कीमत चुकानी होगी। आफ्टर ऑल ये दोनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा रेयर हैं। इनफैक्ट इनकी वैल्यू को कभी गोल्ड कॉइन से मेजर किया ही नहीं जा सकता है। नॉर्मली इनके बदले में उसे कुछ और कीमती आइटम्स को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन किस्मत है कि अब क्या हो जाए किसी के हाथ में नहीं होता। अगर वो इन आइटम्स की वैल्यू को स्वर्ण मुद्राओं में तोलने की कोशिश भी करता है, तब भी इनमें से हर एक आइटम की कीमत कम से कम 200 मिलियन गोल्ड कॉइन से ज्यादा होगी। साफ तौर पर स्टुअर्ट लुओ का ऐसा ऑफर रखना इसके पीछे जियान से दोस्ती करने का मंसूबा होता है। अपनी अंगूठी को हल्का सा फ्लिक करते हुए मैनेजर लुओ के हाथ में फिर से वो ट्रे अपीयर होती है। वो कहते हैं, माय लॉर्ड, आपने जिन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वेस्ट कर ली थी उनमें से दो ये रहे। ऑफ कोर्स ये थे हार्ट सप्रेसिंग ग्रास और डीप सी रीफ मड, जिस पर ट्रे के ऊपर से वो कपड़ा हटता है। इस कमरे का तापमान अचानक से गिर जाता है। जान भी खुद को सरप्राइज होने से रोक नहीं पाता। वो हार्ट सप्रेसिंग ग्रास हथेली से ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन तब भी इमोर्टल फ्लेम की पिल को रिफाइन करने के लिए ये बहुत क्रूशियल इंग्रेडिएंट होता है। हालांकि मैनेजर लुओ के हाथ में जो ट्रे थी उसमें भी सप्रेसिंग सील मौजूद होती है, तभी जैनस के पावरफुल फ्लेम सप्रेशन नेचर को अच्छे से महसूस कर पाता है। जहाँ तक बात रही डीप सी रीफ मड की, ये एक नीले रंग की लिक्विड जैसी चीज होती है। जैन भी हालांकि इसके पूरे इस्तेमाल को समझता नहीं था, लेकिन अपनी असली इंटेंशंस को दबाने के लिए वो इन दोनों को खरीद लेता है। आखिरकार थंडर सिटी जैसी जगह पे पैनी नजरों वाले लोगों की बिल्कुल कमी नहीं होती है। हालांकि दोनों इंग्रेडिएंट्स को चेक करने के लिए जैन अपनी सोल पावर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मैनेजर लू उसे रोकते नहीं है। वो बोलते हैं कि आइटम सही है। कुछ समय के बाद जियान नोट करके कहते हैं, हाँ ये जेन्युइन है। इस ट्रे को जियान को देते हुए मैनेजर लू बताते हैं, हर्ब्स इतनी ज्यादा रेयर
क्लियर है कि इनकी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए हम इन्हें बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं। जब जैन उस घास को पहली बार छूने की कोशिश करता है, एक सी की आवाज के साथ उसकी उंगलियों से होकर एक ठंडक फैलती है। वो तुरंत ही अपनी उंगली को हटा के उस ट्रे को पकड़ लेता है। जिस तरीके से ट्रे उन आइटम्स को वहीं पे दबा के रख पा रही थी, साफ तौर पे कोई नॉर्मल कंटेनर नहीं था। लगता है मैनेजर लुओ जियान को गिफ्ट के रूप में देके दोनों के बीच की रिलेशनशिप को और भी अच्छा बनाना चाहते थे। जैन इन चीजों को अपनी स्टोरिंग में रखते हुए बोलता है, वेल अब क्योंकि मेरे पास ये आइटम्स हैं, समय आ गया बाकी के मामलों को देखने का। आगे के प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने के लिए मैनेजर लुओ जियान को अपने साथ लेके जाते हैं। खासकर जिस तरीके से ऑक्शन हाउस के लोग मैनेजर लुओ को ट्रीट कर रहे थे, जियान भी मैनेजर लुओ के ऐसे इन्फ्लुएंस से काफी सरप्राइज होता है। भले भी फ्रंट डेस्क पे खूब सारी भीड़ लगी हो, लेकिन मैनेजर लुओ के अपीयर होते ही सब साइड में हट के अपने आप ही रास्ता छोड़ने लगते हैं। जियान के लिए 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इस पर उसके हाथ में इतनी स्वर्ण मुद्राएं थी नहीं, इसलिए वो कोलेट्रल के रूप में कुछ मेर्सर पिल्स का इस्तेमाल करता है, जिनकी वैल्यू लगभग बराबर होती है। फाइनली वो कुछ समय के बाद इस ऑक्शन हाउस से बाहर आता है। जियान गुस्से बोलता है, ये ऑक्शन हाउस, ये लोग सच में मैसिव प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं। वो जानता था कि अगर उसके साथ मैनेजर लुओ नहीं होते तो उस भीड़ की वजह से उसे फ्रंट डेस्क तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगने वाला था। सो लिटिल लॉर्ड भी जियान से कहते हैं, हाँ लेकिन भूलो मत तुम एक एल्केमिस्ट हो, और जब बात आती है प्रॉफिट्स की तो तुम्हें राजा बोला जाएगा। चलो हमारा अगला स्टॉप एल्केमिस्ट एसोसिएशन है, जिससे तुम्हारी रैंक वेरीफाई हो सके, क्योंकि जब तुम्हारे पास इमोर्टल रैंक का एल्केमिस्ट बैच होगा, तुम जहाँ कदम रखोगे वहाँ प्रिविलेज और प्रोटेक्शन साथ में चलेंगे। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये भी है कि तुम हर तरीके की फोर्सेस के लिए प्राइम टारगेट भी बन जाओगे, क्योंकि अब तक तुमने अपनी एल्केमिस्ट की आइडेंटिटी को भी रिवील नहीं किया है। तुम्हें डोंगजो में इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जियान हल्का सा नॉड करके एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ जाने लगा था। जब से उसकी सोल ने इमोर्टल रैंक में ब्रेक थ्रू किया था, जियान सेंस कर पाता है कि उसकी एल्केमी स्किल्स पहले से इमोर्टल रैंक यानी कि 4th ग्रेड तक पहुंच चुकी हैं। ऑफ कोर्स स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में उसे खुद जाके कंफर्म करना होगा। बात ऐसी होती कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन और ऑक्शन हाउस काफी दूर दूर थे। नेचुरली जियान की इस जर्नी में समय लगने वाला था, और जब जियान इस दूरी को तय कर रहा होता है, इस समय के दौरान थंडर सिटी में कुछ बड़ा होता है। इस शहर में एक रहस्यमय जगह होती है, यहाँ हमेशा बिजलियों वाले बादल घिरे रहते थे। खासकर इस लोकेशन जैसी डेंस हेवन अर्थ की एनर्जी को पूरे शहर में और कहीं नहीं ढूंढा जा सकता था। खासकर जो लाइटनिंग एटीट्यूड को कल्टिवेट करते हैं, ये जगह बेसिकली उनके लिए तो होली लैंड होती है। और ऑफ कोर्स ये थी थंडर वैली। थंडर वैली के बारे में रूमर्स तो काफी फैल चुके होते हैं कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की सबसे डोमिनेंट फोर्स है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है। हमारा ध्यान थंडर वैली की ऐसी जगह पे जाता है जहाँ से बहुत ओवरवेलमिंग और इरेडिएट हो रहे थे। वैसे अगर तुम लोग नहीं जानते तो वैली को कहा जाता है घाटी, और इस घाटी के बीचा बीच में होता है गोलाकार का प्लाजा। इसके सेंटर से कुछ एनर्जी रिपल्स फैलती हैं। ये गोलाकार का प्लेटफॉर्म इस समय 8 सीटों के द्वारा ऑक्यूपाइड था। इनमें से 6 सीट्स पर 6 फिगर्स बैठे होते हैं, वहीं पे 2 खाली थी। फोकस होता है हमारा बीच के बंदे पे। इसके पूरे शरीर को सिल्वरी आर्मर ने ढक रखा था, जिनमें कई मिस्टीरियस रून्स चमक रहे थे, और हर एक रून एकदम प्रोफाउंड और आर्केन पावर को महसूस करवाता है। इसके पीछे होती एक सिल्वर गोल्ड क्लोक, जिससे फिगर और भी ज्यादा मैजेस्टिक लगता है। इस क्लोक की सतह पे कई बिजलियों को हम गोल गोल घूमते हुए देखते हैं, जो उसकी डोमिनेंस को और बढ़ा देती है। यह शांति कुछ और सेकंड्स तक बनी रही थी। फिर फाइनली 6 में से एक फिगर बोलते हैं, हाँ वैली मास्टर, मुझे आपको देखे हुए इतना समय हो चुका है, लगता है आपकी स्ट्रेंथ में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है। ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि ऑक्शन हाउस का ओनर था, जिसने एलिगेंट नीले रंग की रोब्स पहन रखी थी, और ये भी किसी विद्यार्थी यानी स्कॉलर की तरह लगता है। लेकिन इसके जेंटल डिमीनर के होने के बाद भी कोई भी इसे हल्के में नहीं लेता। आखिरकार ऑक्शन हाउस के मास्टर होने की वजह से इसकी पोजीशन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, और उसकी कल्टिवेशन भी पहुंच चुकी थी 4 स्टार दोशान रियल्म तक। खासकर इसे सोशल मैन्यूवरिंग का काफी अच्छा अनुभव था, इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं थी कि पहले बोला। इसका जवाब देते हुए सिल्वर क्लोक्ड मैन बोलता है, हाँ ऑक्शन मास्टर, आप कैसी बात कर रहे हो। इसकी आवाज हल्की लेकिन एकदम थंडरस थी। इन शब्दों ने आसमान के रंग बदल दिए थे, और ऐसी बात लोगों के चेहरों पे सरप्राइज लेके आती है। साफ तौर पे रिट्रीट से बाहर आने के बाद ये थंडर वैली का वैली मास्टर और भी पावरफुल हो चुका है। वो ऑक्शन हाउस का मास्टर बोलता है, वैली मास्टर की स्ट्रेंथ सच में अनफैथमेबल है। आपके हमें लीड करने की वजह से हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को बाकी के तीनों को सरपास करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तभी उन 6 फिगर्स में से एक और बोलता है, ठीक है बहुत बातें हो गई, यहाँ 6 फैक्शंस पहले ही मौजूद हैं। जहाँ तक बात रही बचे हुए 2 की, चलो उन्हें हम आने देते हैं। लेकिन वैली मास्टर, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या अर्जेंट बात हो गई कि आपने हमें अचानक से बुलाया। ये बोलने वाला एक भारी भरकम सा बंदा था। इसका ऑरा बाकी
गलतियों से बिल्कुल कमजोर नहीं होता है। वेल ये था मर्सनरी यूनियन का प्रेसिडेंट, एक 4 स्टार दोशियान। इसका जवाब देती हूँ वेली मास्टर, जिन्होंने सिल्वर आर्मर और सिल्वर क्लोक पहन रखी थी। वो कहते हैं आप सबको इतना ज्यादा इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, हम कुछ बहुत जरूरी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए चलो थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। इन शब्दों ने चारों तरफ शांति फैला दी थी। लोग अपने अपने विचारों में खो जाते हैं। जहाँ तक बात रही इस जगह की, तो ये फोर्ज्ड ब्लेड थंडर वैली का एकदम कोर था। बेसिकली इसे थंडर वैली का हार्ट कहा जा सकता है। और वो 8 सीट ये होती है 8 ग्रेट पावर्स के लिए, जो है ऑक्शन हाउस, एल्केमिस्ट एसोसिएशन, मर्सनरी गिल्ड, वुडन पवेलियन, ब्लड क्लोथ सैक, द 6 होली रीजन, आइस सोल पैलेस और फेंगुआ वैली। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 8 फोर्सेस थंडर सिटी की ओवरऑल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते थे। इनका दबदबा पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में फैला होता है और इन सब के लीडर्स कम से कम 4 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ को रखते थे। अभी थंडर वैली के वैली मास्टर ने इन सबको सीक्रेटली यहाँ पे बुलाया होता है। साफ तौर पे यहाँ को सीरियस बात होने वाली थी। जहाँ तक बात रही सिल्वर क्लोक मैन की, जो कि खुद थंडर वैली के वैली मास्टर होते हैं, वो थे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के सुप्रीम रूलर। खासकर वो जिस आर्मर और क्लोक को पहने होते हैं, उसे बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स और खर्चा हुआ था। ये थंडर वैली मास्टर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था, जैसे 5 स्टार दोशान लेवल के एक्सपर्ट्स के बीच में भी वो एकदम अजय रहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो इनविंसिबल। फाइनली कुछ और समय तक इंतजार करने के बाद एक बंदा बोलता है अब तक फेंगुआ वैली और वुड पवेलियन के लोग यहाँ पहुंचे क्यों नहीं है। हालांकि इसके चेहरे पे स्माइल होती है, लेकिन सब जानते थे कि बिल्कुल खुश नहीं है और लोग थोड़ा सा चिल भी फील करते हैं। आखिरकार और कोई नहीं बल्कि ले सिटी के एल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था और इसका एल्केमिस्ट ईयर होता है 5th रैंक इमोर्टल ग्रेड का। ऐसे पावरफुल एक्सपर्ट्स के बीच में भी एक ऐसे लेवल का एल्केमिस्ट ये भयंकर लेवल की रिस्पेक्ट को डिमांड करता है। इवन 5 स्टार दोशान की भी इसे हल्के में लेने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी। ये व्यक्ति जिस बोला ही होता है, तभी सर्कुलर प्लाजा के ऊपर कुछ रिपल्स बनने लगती है। फिर स्पेस की रिपल्स एक फॉर्म को लेने लगी थी। हमें एक हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज हा हा करके बोलती है, एल्केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट, आपको सच में मजाक करना आता है। बस बात ऐसी है कि यहाँ पे आने से पहले मुझे कुछ परेशानी से भरे मामले निपटाने थे। अगले पल सबके कान में गई थी एक थर्ड की साउंड। एक फिगर जैसे इवल ब्लैक ऑरे ने घेर रखा था, वो प्लेटफॉर्म की सतह से टकराता है। इसके पीछे अपीयर होती हैं 2 औरतें। इन दोनों औरतों के ऑरे काफी ज्यादा पावरफुल थे। भले इनकी अपीयरेंस काफी सॉफ्ट और डेलिकेट लगती हो, लेकिन इनके शांत एक्सप्रेशंस के पीछे छिपा हुआ किलिंग इंटेंट ये सबको अपनी आंखें नैरो करने पे मजबूर कर देता है। जब लोग नीचे पड़े फिगर को देखते हैं, वो शॉक्ड आवाज में कहते हैं ये एक सिनर है। अब इस सिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं, लेकिन इवन ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की टॉप पावर्स भी इन सिनर्स को पकड़ने में ऑलमोस्ट नाकाम होती है। अगर जियान यहाँ मौजूद होता तो तुरंत ही पहचान लेता कि और कोई नहीं बल्कि वही बुड्ढा है जिसने उसे डायरेक्शंस बताई थी। सबसे पहले बोलने वाली होती है वुडन पवेलियन की मास्टर। वो बताती है डोंगजो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला एक नौजवान जो सच पे एक अच्छी स्ट्रेंथ को रखता था, इसकी उसके ऊपर नजरें थी। अच्छी बात है कि तभी हम पास से ही गुजर रहे थे। खैर इन दोनों के यहाँ अपीयर होने से यहाँ टोटल 9 लोग हो जाते हैं। इनमें 3 फीमेल्स और 6 मेल्स होते हैं। वो बुड्ढा सिनर जिसे एक नीले रंग की वुड एट्रीब्यूट की दुकी ने जमीन पे प्रेस करके रखा था, वो जैसे जैसे बैठ के चारों तरफ देखता है, उसे फाइनली एहसास होता है कि यहाँ मौजूद कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे चींटी की तरह न मसल सके। खासकर जो जानकारियां इसने इकट्ठी करी थी उनके हिसाब से नेचुरली पहचान लेता है कि ये सभी पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की डोमिनेंट पावर्स के लीडर्स हैं। वो बुड्ढा सिन्हा सु करके बोलता है, सीधा वुड पवेलियन के पवेलियन मास्टर के द्वारा कैप्चर होना सच में मेरी किस्मत ही खराब है। सबसे ज्यादा बोलने में माहिर ऑक्शन हाउस के ओनर होते हैं, इसलिए वो स्माइल के साथ बोलते हैं, हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा टाइटल क्या है, लेकिन चलो क्यों ना बात करी जाए। तुम्हारी सिन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग होल्ड ये हमारे ये हंटियन टेरिटरी में, राइट? ऑक्शन हाउस के ओनर को भी पता था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना ये सच में बहुत टेढ़ी खीर होने वाली है। आखिरकार इन लोगों ने खुद को बेच के बदले में इविल रेस से पावर्स हासिल करी है और इन नॉर्मल लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल सकते हैं, लेकिन तभी यहाँ इकट्ठे होने वाले एक्सपर्ट्स के दिलों में इस ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करने की इच्छा बिल्कुल कम नहीं होती। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे कमजोर लेवल की स्ट्रेंथ को रखने वाले लोग भी एटलीस्ट 9 स्टार 2D से ऊपर होते हैं। वहीं पे 1 से लेकर 3 स्टार दोशांस इन्हें भी सिपाही कहा जा सकता है। बस उन 4 या 5 स्टार दोशांस के पास ही वो योग्यता होती है कि वो सच में सिनर्स कहे जा सके। बेसिकली ऑक्शन हाउस के ओनर का बस यहाँ पे एक गोल होता है, वो इस बुड्ढे सिनर से इनके असली स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में जानना चाह रहा था, जैसे इन सभी को दर्द दबोचा जाए। खैर ऐसी बात नहीं थी कि वो सिनर ये जानता ना हो। वो कोल्ड आवाज में बोलते, यू ओल्ड फूल्स, तुम इविल रेस के प्लान्स को कभी मैच नहीं कर पाओगे। जल्दी वो इस डेकियान वर्ल्ड में आने वाले हैं और तब सब कुछ अनाहिलेट हो जाएगा। ही तभी खड़ी होगी हमारी सपनों की दुनिया। यहाँ तक बोलते बोलते बुड्ढा सिन्नर एकदम
एकदम पागलों जैसे हंसने लगता है अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को ये हंसी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो हल्का सा कोल्ड स्नॉट करते हैं जिससे एक टेरिफाइंग सोल वेव फैलती है। ये प्रेशर उस सिनर का मुंह तुरंत ही बंद करवा देता है। वो ऑक्शन हाउस के मास्टर बोलते हैं, अल्केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट, मैंने सुना है मेमोरीज को अच्छे से पढ़ने में अल्केमिस्ट सबसे आगे होते हैं, इसलिए हमें आपकी जरूरत है। हम यहाँ पे से समय बर्बाद नहीं कर सकते। ये सुन के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हल्का सा नॉड करते हैं। ये देख के सारे पावर हाउसेस की नजरें तुरंत ही उनके ऊपर टिक गई थी। आखिरकार उनके लेवल का फिगर अपनी सोल पावर की मास्टरी दिखाते हुए काफी कमी दिखता है। दूसरी तरफ सिद्धार के एक्सप्रेशन ट्विस्ट होने लगते हैं। वो चिल्ला के बोलता है, डैम इट, तो तुम क्या कर रहे हो? हालांकि वो इन बुड्ढों से डरता नहीं था, लेकिन वो जानता था कि जब ये सोल पावर का यूज करेगा छिपने छिपाने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। खासकर ये सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स जिस तरीके से अल्केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट को रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, ये बात क्लियर होती कि प्रेसिडेंट की सोल पावर को उसकी कल्टिवेशन संभाल नहीं पाएगी। वो ये सोच ही पाया होता है तभी सुनाई दी थी एक रिप की आवाज। एक तेज चमकने वाली सोल पावर उस सिंदर के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर डाल देती है, जिससे उसे घेरने वाला ब्लैक ऑरा तुरंत ही गायब हो जाता है और हमें उसकी असली अपीयरेंस दिखाई दी थी। सरप्राइजिंगली काफी हैंडसम था, बस इसकी आंखें एकदम ईविल होती है। ये बात क्लियर हो जाती है कि उस ईविल फोर्स ने इसे इतना करप्ट कर दिया है कि अब ये बच नहीं सकता है। मर्सरी गिल्ड के प्रेसिडेंट कोल्ड आवाज में कहते हैं, एक जीता जागता इंसान लेकिन एलियन रेस के लिए काम कर रहा है, इसके ऊपर मौत भी दया होगी। मर्सरी गिल्ड में वफादारी सबसे ज्यादा कोर वैल्यू होती है। उनकी कौम को ऐसा धोखा देना ये सच में घृणा करने लायक था। खैर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इनकी बातों को इग्नोर करते हैं। आंखें बंद करके उनका फिगर आगे बढ़ने लगा था। ऐसा लग रहा था वो सीधा उस बंदे की मेमोरीज के अंदर जा रहे हो। वैंग, जिस पल वो सिंदर के माइंड की और भी गहराइयों में गए थे, ईविल रेस के द्वारा प्लान किया गया एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। वो एक वैंग की आवाज के साथ फैलने वाली रिपल्स आसमान में काले बादल इकट्ठे करने लगी थी। इन बादलों में से रंबल रंबल की आवाजों के साथ वो काले रंग की बिजलियां नीचे आने की कोशिश करने लगती है, जिनमें अर्थ शैटरिंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स थे। ये देखे थंडर वैली के वैली मास्टर टिस्क टिस्क करके बोलते हैं, लगता है लिटिल सिंदर किसी हाई लेवल की इविल फोर्स के संपर्क में। वैली मास्टर क्या ही पाए होते हैं, तभी आसमान में बनने वाले काले रंग के स्टॉर्म में से हम एक क्रिस्प आवाज सुनते हैं। वो आवाज कहती है, डुआन टियान होंग, लगता है तुम लोग काफी पार्टी कर रहे हो। जिस पर ये आवाज गूंजी थी, आठों मेजर फोर्सेस के लीडर्स एकदम अलर्ट मोड में आ जाते हैं। इवन थंडर वैली की वैली मास्टर डुआन टियान होंग भी खुद को शांत रखने में थोड़ी परेशानी पाते हैं। वो कहते हैं, प्रेजेंस, लगता है इविल रेस में भी सच में टॉप टियर की एग्जिस्टेंस की है। लेकिन कंफ्यूजिंग ये था कि आखिर ये फिगर उनके नाम को कैसे जानता है। वैली मास्टर ने इस लेवल की इविल एग्जिस्टेंस का आज से पहले सामना नहीं किया था। तब इविल डार्क क्लाउड्स के अंदर की आवाज फिर से बोलती है, हालांकि मैं बस यहाँ से पास हो रहा था, तभी मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। घोस्ट वर्ल्ड में बहुत बड़ी केओस फैलने वाली है, अगर तुम उसमें गलत साइड चुनते हो तो तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। जहाँ तक बात रही इस लॉर्ड लिहन की, वो ब्याज के साथ कीमत चुकाएगा। इन शब्दों के साथ वो प्रेशर भी गायब हो गया था। इस मिस्टीरियस एंटिटी के डिसअपियर होते ही आठों पावर हाउसेस हाफ की आवाजों के साथ खुद को थोड़ा सा रिलीफ फील करवाते हैं। कुछ समय पहले का वो प्रेशर ओवरवेलमिंग था। अगर वैली मास्टर की क्लोक और आर्मर ने इसका सबसे पहले सामना नहीं किया होता तो हो सकता है 4 स्टार दोषान लेवल के लोग अपने घुटनों पे आ चुके होते। अभी ऑक्शन हाउस के ओनर के चेहरे पे भी कोई स्माइल नहीं थी। कोई हल्की आवाज में बोलता, ये फिगर, क्या वो सच में हम सभी की 4 स्टार दोषान और वैली मास्टर की 5 स्टार दोषान की स्टैंड के बाद भी वो प्रेशर ही हमारे रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था, और अब तक उसने हमारे ऊपर कोई हमला नहीं किया है। लगता है एंटिटी एलियन इविल रेस के सुप्रीम लीडर्स में से एक है, लेकिन जो उसने हमें चेतावनी दी है वो कहीं न कहीं हमसे जरूर जुड़ी हुई है। खासकर इसके बोलने की टोन से मालूम पड़ रहा है कि ये लॉर्ड ली सोल को टारगेट कर रही है। थंडर वैली के वैली मास्टर डुआन टियानोंग अपने सर को हिला के बोलते हैं, ऐसे टॉप टियर के पावर हाउसेस के बीच की बैटल में हम खुद को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हमें बस वही करना चाहिए जहाँ तक हमारी क्षमताएं पहुँचती हैं। तब इनके कानों में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की खांसने की आवाजें गई थी। वो कफ कफ करके बोलते हैं, मुझे सिन की एक खबर मिली है, लगता है अब इस बार ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन में इंटरफेयर करना चाहते हैं। अभी स्नेर की बॉडी पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गई थी, उसकी सोल को भी मिटा दिया गया है। ऑफ कोर्स पीछे कुछ मेमोरीज रह गई थी। थंडर वैली के वैली मास्टर बोलते, अगर ऐसी बात है तो चलो अच्छा है, कम से कम हमें ये तो मालूम पड़ा कि ये किस पे फोकस करने वाले हैं। ये सभी काउंटर अटैक की तैयारियां करने लगे थे। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के एक्शंस की वजह से उन सिनर्स को ये कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि उनके एक सिनर की कैसे मौत हुई। खासकर इन लीडर्स के चेहरों पर जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बता रहे थे कि डोंगजो में मौजूद होने वाला सिन ऑर्गेनाइजेशन का बेस बहुत जल्दी कैटास्ट्रॉफी का सामना करने वाला है, और वो ये भी नहीं समझ पाएंगे कि ये आई कहां से। क्या जब आसमान में एंटिटी अपीयर हुई थी, बिल्कुल इसी मोमेंट पे जियान, जो कि
एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ जा रहा होता है। अचानक से उसके सोल्डर टेलिस्मैन के अंदर वो ब्लड रिवर वेल एकदम कांपने लगती है। जियान इन वाइब्रेशंस को तुरंत ही फील किया था। तभी सोल्डर लॉर्ड बोलते हैं ध्यान से, ये आउटसाइड रियल्म की एंटिटी है। जियान वहां से घूर के पूछता है क्या हो रहा है मास्टर। सोल्डर लॉर्ड बताते हैं हालांकि मेन बॉडी नहीं है, लेकिन तब भी इसका एनर्जी क्लोन भी इस थंडर सिटी को तबाह करने के लिए काफी है। अगर उन जैसा एक्सपर्ट भी इस मामले को इतना सीरियसनेस से ले रहा था, साफ तौर पे इस घुसपैठिए की स्ट्रेंथ ये सच में ओवरवेलमिंग थी। जियान तुरंत ही अपनी ऑरे को और भी कंसील करके जल्दी से एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ बढ़ने लगता है। अच्छी बात है कि कुछ समय के बाद वो इविल ऑरा उसकी परसेप्शन से गायब हो जाता है और ब्लड रिवर वेल भी वाइब्रेट करना बंद कर देती है। जियान पूछता है मास्टर क्या वो ऑरा सच में इविल क्लैन की सुप्रीम एक्सपर्ट का था। सोल्डर लॉर्ड एक मिस्टीरियस आवाज में कहते हैं वो ऑरा था लाइट डीमन का। इस लाइट डीमन और उस लॉर्डी सोल के बीच में गहरा कनेक्शन है। मुझे लगता है इस बार बदले के लिए आई है। ये कहते कहते उनके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। इन मामलों के सामने जियान भी हेल्पलेस था। कुछ समय तक चलने के बाद फाइनली वो एक कोलोसल बिल्डिंग के सामने पहुंचता है। जियान खुद को थोड़ा इरिटेट फील करने से रोक नहीं पाता। वो ओशन हाउस सिटी के बिल्कुल किनारे पे था, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट एरिया होता है। वहीं पे ये होता है एकदम साउथ के किनारे पे। इसके मेन एंट्रेंस पे 5 गोल्डन कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स होते हैं दी एल्केमिस्ट एसोसिएशन। भले और लोग नोटिस न कर पाते, लेकिन जब जियान उन कैरेक्टर्स की प्लेट को देखता है उसे इसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग सोल सप्रेशन फील हुआ था। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस बिल्डिंग के बाहर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। ऐसा लगता है इमारत खाली पड़ी हो। अपनी रोप को थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद वो सीधा ग्रैंड एंट्रेंस के अंदर जाता है। सरप्राइजिंगली जैसे जैसे उसके कदम बढ़ते हैं, डोंग 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 की साउंड के साथ एक इनविजिबल प्रेशर भी उसके शरीर को ढकने लगता है। ये वही सोल सप्रेशन था। बिना हेजिटेशन की जान की बॉडी किसी शैडो की तरह जगह से गायब होकर आगे अपीयर होता है। हालांकि ऐसा सोल सप्रेशन और एल्केमिस्ट के ऊपर काम कर जाए, लेकिन उसके रास्ते को रोकने के काबिल नहीं होता। भले ये इनविजिबल प्रेशर मौजूद था, लेकिन इस इमारत के अंदर का मामला काफी लग्जूरियस होता है। जियान कहता है कोई यहाँ पे। तब एक जेंटल आवाज कहती है रिस्पेक्टेड एल्केमिस्ट, मैं आपको कैसे असिस्ट कर सकती हूँ। अंदर से एक फिगर आके जियान को अप्रोच करती है। ये एक जेंटल सी दिखने वाली वुमन होती है, जिसने प्रोफेशनल कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पे एक पोलाइट स्माइल होती है। जियान काम आवाज में बोलता है मैं अपनी एल्केमिस्ट रैंक को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। उसके परसेप्शन के हिसाब से ये बंदी इसी एल्केमिस्ट एसोसिएशन की एक स्टाफ मेंबर होगी। खैर उनके शब्दों को सुन के उस औरत के चेहरे की स्माइल वहीं पे जम जाती है। वो कहती है अपनी एल्केमिस्ट रैंक को आइडेंटिफाई करना। क्लियरली ऐसी रिक्वेस्ट के बारे में उसने सोचा नहीं था। थंडर सिटी में आने वाले ज्यादातर एल्केमिस्ट पहले से ही अपने लेवल्स को वेरीफाई कर चुके होते हैं। ये अप्रेजल के लिए बहुत कम ही लोग आते थे। इस औरत को किसी मूर्ति की तरह जमती हुई देख जन डिसअपॉइंटमेंट से भरी आवाज में कहता है क्या कि यहाँ पे ऐसा अलाउड नहीं है। सच में अफसोस की बात है। वो पीछे मुड़ के जाने लगा था। तभी और चिल्ला के बोलती सर प्लीज इंतजार करिए, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ये एल्केमिस्ट एसोसिएशन है और हम बिल्कुल रैंक को एवेल्यूएट करते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कैसी रैंक को वेरीफाई करना चाहते हो। जियान कैजुअल आवाज में कहता है 4th रैंक इमोर्टल टीयर। जहाँ तक बात रही मेरे हेवन या अर्थ रैंक के टीयर की, ये तो मेरे लक पे डिपेंड करेगा। लगता है इस बार सच में जियान के शब्द उस औरत के दिल और दिमाग के लिए हथौड़े जैसे होते हैं। वो शॉक्ड आवाज में कहती क्या 4th रैंक इमोर्टल टीयर। वो अब तक कई पावरफुल इंडिविजुअल्स को सर्व कर चुकी थी, इसलिए उसे पता होता है कि इमोर्टल टीयर के एल्केमिस्ट के पास इमोर्टल लेवल की सोल भी होती है। खासकर इसके सामने नौजवान खड़ा हुआ है, उसकी सोल का फेरीलैंड लेवल तक पहुंचना ये बिल्कुल एस्टोनिशिंग था। वो बिना डिले करती हुई बोलती सर आप प्लीज एक मोमेंट के लिए रुकिए, मैं वाइस प्रेसिडेंट को तुरंत बताती हूँ। इतना कह के वो अंदर चली गई थी। सीन एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर का दिखाया जाता है। एक लकड़ी से बने घर के अंदर 2 फिगर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हम सुनते एक नौजवान को जो रिस्पेक्टफुल टोन में बोलता है मास्टर ऑप्शन हाउस में मेरा किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ जो टेरिफाइंग सोल पावर को पोजेस करता था। मुझे लगता है उसकी सोल पहले इमोर्टल रियम तक पहुंच चुकी है। ये वही ग्रे रोड यंग मैन होता है जो ऑप्शन की शुरुआत में जियान से टकराया था और इसके सामने बैठा होता है एक बुड्ढा जिसके सफेद बाल थे। खासकर इसकी उन अनुभवी आंखों में वो इंटिमिडेटिंग ऑरा होता है जिसकी वजह से अच्छे अच्छे वॉरियर्स भी ट्रेम्बल हो जाएं। वो एल्डर बोलते हैं क्योंकि डोंगजो कंपटीशन इतना करीब आ चुका है, पावरफुल फिगर्स का अपीयर होना बहुत नॉर्मल है, तुम केयरफुल रहना। ये सुन के वो नौजवान नोट करने वाला होता है तभी इस घर के दरवाजों में से डोंग 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 की नॉकिंग साउंड सुनाई देती है। वो यंग मैन जिसका नाम हुआ फे था वो दरवाजे की तरफ मुड़ के बोलते है ओ ये सिस्टर वैंग है, उनका यहाँ पे आना कैसे हुआ। बाहर खड़ी वुमन का नाम होता है वैंग फैंग चैंग, जिसे एल्केमिस्ट एसोसिएशन में सिस्टर वैंग के नाम से भी जाना जाता था। इसका काम होता है मेहमानों का स्वागत करना और सब लोग उसे काफी पसंद किया करते थे। री की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। वो सिस्टर वैंग रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलती है वाइस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट। वेल अगर बात करिए वाइस प्रेसिडेंट चैन के बारे में तो उनकी स्ट्रेंथ होती 4 स्टार दोशान के पीक की और ये 5th ग्रेड के इमोर्टल एल्केमिस्ट थे। उनकी इन दो पहचानों की वजह से वो थंडर सिटी में काफी ज्यादा फेमस होते हैं। वहीं पे वो लड़का हुआफे जो कि लेट से 2 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ को रखता है और टान चैन का पर्सनल डिसाइपल होता है। हुआफे बोलते हैं सिस्टर वैंग क्या हुआ? लड़की बोलती है एक व्यक्ति एसोसिएशन में अपनी रैंक को अपडेट करवाने के लिए आया है। ये सुन के वाइस प्रेसिडेंट टान चैन बोलते हैं एक अप्रेजल। हमें किसी को अप्रेज करे हुए काफी समय हो चुका है। वैसे वो किस लेवल में अपग्रेड करना चाहता है? इससे पहले वो सिस्टर वैंग इसका जवाब दे पाती। लगता है वाइस प्रेसिडेंट टांग चैन ने पहले ही जियान की सोल पावर को फील कर लिया था। वो कहते हैं 4th रैंक इमोर्टल टीयर। वो एक ही पाए होते हैं। इसी मोमेंट में इन सबके कान में जाती हैं बैंग 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 की आवाजें। इन आवाजों को सुन के हुआफे बोलता है मास्टर। साफ तौर पे कमोशन ये एल्केमिस्ट एसोसिएशन के मेन हॉल से आ रहा होता है। टांग चैन हल्की आवाज में बोलते हैं चलो चल के देखते हैं। एसोसिएशन में वैसे भी कम लोग हैं। लगता है डिस्टर्बेंस उसी ने क्रिएट किया है जहाँ पे अपने एल्केमिस्ट लेवल को अपग्रेड करने के लिए आया है। स्पेशली मैं जिस सोल पावर की इंटेंसिटी फील कर पा रहा हूँ हुआफे लगता है तुमसे भी पावरफुल है। ये बोलते बोलते वाइस प्रेसिडेंट टांग चैन मेन हॉल की तरफ जाने लगे थे। हालांकि हम पहले जानते हैं कि जहाँ जहाँ जियान जाता है चीजें वहाँ पे कभी नॉर्मल कैसे हो सकती हैं, लेकिन इस बार उसने ऐसा क्या किया कि बिना किसी कारण के ऐसा हड़कंप मच गया है। क्या जो भी हो हमें इसके बारे में मालूम पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में। उसमें जियान का सिर्फ टेस्ट नहीं होगा बल्कि वो अपनी सोल को ट्रेन भी कर रहा होगा और फाइनली बारी आएगी पिल को रिफाइन करने की। बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड का पूरा फोकस जियान और उसकी सोल पावर प्लस एल्केमी के ऊपर होने वाला है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं कर पा रहे हो तो बन सकते हो हमारी मेंबरशिप का हिस्सा, जिससे आप हर शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस वीडियोस को एंजॉय कर पाओगे, जिससे आपको अगले दिन का इंतजार नहीं करना होगा। वहीं पे जो लोग हमेशा 2 या 3 एपिसोड औरों से आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा, उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। चलो तब तक के लिए आप सबसे अलविदा बोलता हूँ। हम नेक्स्ट एपिसोड में मिल रहे होंगे।